सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 9 जैसे को तैसा के भाषा अध्ययन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पाठ के भाषा अध्ययन में क्या दिया गया है। आओ जाने। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। तो बच्चों, सबसे पहले वाक्य क्या होता है जान लेते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद दो होते हैं। एक वाक्य भेद को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, तो हम इसको बाद में विस्तार से जानेंगे। आपके इस पाठ के भाषा अध्ययन में वाक्य भेद को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य इस नाम से ही पता चल रहा है कि सरल यानी कि आसान। तो सरल वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिन वाक्यों में मुख्य एक ही क्रिया होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें एक ही क्रिया है, लेकिन क्रिया जो रहेंगे वो क्रियापद एक या अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले वाक्य में क्या दिया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो एक ही क्रिया है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रियापद जो है वो 3 है। तो ये जरूरी नहीं है कि क्रियापद जो होंगे वो एक ही होंगे। क्रियापद एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वाक्य में क्रिया जो होगी वो एक ही होगी, यानी एक ही काम किया जा रहा होगा उस वाक्य में। दूसरे वाक्य में देखते हैं, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पे जो पक्षी हैं वो बोलने लगे, एक ही क्रिया हो रही है। सन्यासी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया। यहाँ पे भी एक ही क्रिया है। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, शशि नाच रही है। तो इन सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है जो कि रेखांकित की गई है। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि जुड़ना। तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सरल वाक्य आपस में आकर जुड़ते हैं। और किनके द्वारा जुड़ते हैं? कोई योजक के द्वारा वे वाक्य जुड़ते हैं, जैसे कि अथवा, और, या, इसलिए, लेकिन, तो। इन सबको हम एक साथ योजक कहा जाता है। जैसे कि और, या, इसलिए, लेकिन, तो, इन सबको हम योजक कहते हैं। इन शब्दों के द्वारा जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सेंटेंस पढ़ा है, तो उसमें आपने सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में इन वाक्यों में 2 उपवाक्य होते हैं जिन्हें हम कुछ योजक के द्वारा जोड़ते हैं, जैसे कि और, या, इसलिए। इन शब्दों के द्वारा उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे वाक्य जो योजकों की सहायता से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं इसके उदाहरण को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। तो यहाँ पे 2 काम हो रहा है, एक तो वो व्यायाम करता है और दूसरा वो स्नान करता है। तो ये दोनों जो वाक्य हैं किसके द्वारा जोड़े गए हैं? और के द्वारा।
तो यहाँ पे और जो है वो योजक शब्द है और ये वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही नीचे और भी दिए गए हैं, जैसे आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। यदि वह झूठ नहीं बोलता तो दंड नहीं पाता। यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं वो योजक शब्द है, इन्हीं के द्वारा उपवाक्य जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या जाना, संयुक्त वाक्य वो वाक्य हैं जो वाक्य योजकों के द्वारा, योजकों की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्र यानी कि मिला हुआ या मिश्रित। इन वाक्यों में कई वाक्यों का मिश्रण होता है। तो आइए जानते हैं क्या है। उदाहरण देखने से आप समझ में आएगा आपको। इन वाक्यों में एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा अप्रधान होगा, यानी कि दूसरा उस पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो हम लड़ाई नहीं चाहते ये है गौण वाक्य यानी कि प्रधान वाक्य। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो जो मेहनत करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। तो यहाँ जो मेहनत करता है वो वाक्य प्रधान है। अगर ये नहीं होगा तो दूसरा वाला वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए मिश्र वाक्य में यही होता है कि एक वाक्य प्रधान रहता है और दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा अप्रधान रहता है। उसके पहले वाक्य के बगैर, प्रधान वाक्य के बगैर अप्रधान वाक्य की कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया है वाक्य के भेद। आइए अब देखते हैं, अपनी शिक्षण माध्यम से अनुवाद करो। तो ये आप अपनी ही तरह लिख सकते हो। शिक्षण माध्यम यानी कि आपको जो पढ़ाने का माध्यम है वो। तो हमारा पढ़ाने का माध्यम तो हिंदी ही है, तो आप इसको अपने आप ही लिख सकते हो। दूसरे जगह में, जैसे असम के दूसरे जगहों में उनका शिक्षण माध्यम असमीज है या दूसरे जगह पर बंगाली है, तो वो लोग इस यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है वो लोग इसको बंगाली में ट्रांसलेट करेंगे और असमीज में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप लोगों को ये जैसा है वैसा ही आप लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के शिक्षण माध्यम तो क्या है, हिंदी ही है। नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। तो यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आपको उन्हें शुद्ध करना है। तो पहला वाक्य है मैंने रोटी खाया। इसमें क्या गलती है बच्चों, मैंने रोटी खाई। आप लिख लीजिए मैंने रोटी खाई। वह 2 महीने से बीमार हैं। यहाँ पे है में बिंदु लगा है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगा, यानी कि वे 2 महीने से बीमार हैं। इस चिट्ठी को किसने लिखी है की जरूरत नहीं थी यहाँ पे हो जाएगा इस चिट्ठी, सॉरी इस चिट्ठी को किसने लिखी। बच्चा माँ के बगल में बैठा है। बच्चा माँ के पास बैठा है। बच्चा माँ के पास बैठा है। राम और सीता आ रही है। नहीं, राम और सीता आ रहे हैं। राम और सीता आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है।
आओ जान ले से विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे कुछ कारकों के नाम दिए गए हैं और ये दो कारक ऐसे हैं जिनमें एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में ही अंतर है। वो क्या अंतर है मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे जैसे में और पर विभक्ति का प्रयोग भी होता है। में और पर विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है अधिकरण कारक में, वो हम जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो करण कारक, अपादन कारक, अधिकरण कारक दिए गए हैं, ये कारक के प्रकार हैं। कारक यानी कि क्रिया को करने वाला। तो करण और अपादन कारक में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, वो है से। और से करण कारक में जब से विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसमें अलगाव नहीं होता, एक साथ होते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य से समझ सकते हैं, चम्मच से खाना खाओ। तो यहाँ पे चम्मच और खाना यहाँ पे एक साथ मिल रहे हैं। तो करण विभक्ति में जब दो चीज एक साथ मिलते हैं तब हम से का प्रयोग करते हैं, तब उसमें जो से का प्रयोग होता है वह करण कारक का होता है। और अपादन कारक में जब हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं तब उसमें अलगाव होता है, यानी कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं। जैसे धनुष से तीर छूटा, धनुष और तीर अलग अलग हुए, तब हमने से का प्रयोग किया। तब ये जो से का प्रयोग हुआ है ये अपादन कारक के लिए ही हुआ है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ और पत्ता अलग अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है। तब हमने जो से का प्रयोग किया वो अपादन कारक के लिए किया। यहाँ पे करण कारक यानी कि कलम से चिट्ठी लिखो, यहाँ कलम के द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है, तो यहाँ पे कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, तब हमने जो से का प्रयोग किया है वो करण कारक के लिए हुआ है। करण कारक में हम से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपादन कारक में सिर्फ से विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो अब आप इन्हीं दो कारकों के 5-5 वाक्य लिख सकते हो। करण कारक इस तरह का एग्जाम्पल आप दोगे और अपादन कारक इस तरह का एग्जाम्पल दोगे जिसमें अलगाव आ जाएगा, जिसमें दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो रहा हो। ऐसे वाक्य आप अपादन कारक के लिए ले सकते हो। तो ये आप खुद कर लेना। अब आते हैं में और पर विभक्ति का प्रयोग। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की ये दो विभक्तियां हैं जो में और पर हैं। यहाँ में का प्रयोग कब होता है या में कब हमें वाक्य में प्रयोग करना है वो आप कैसे समझोगे? जब किसी चीज या किसी स्थान या किसी वस्तु के अंदर रहने की भाव का प्रकट होता है, अंदर रहने का भाव प्रकट होता है, तब हम वहां पर में का प्रयोग करते हैं। और जहां पर ऊपर रहने का भाव प्रकट होता है तब हम वहां पर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं में का प्रयोग यहाँ पे कैसे हुआ है, अंदर रहने का भाव है। जैसे राजू घर में है, घर के अंदर है, इसीलिए में का प्रयोग हुआ है। हम यहाँ पे पर का यूज नहीं कर सकते। राजू घर पर है हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे राजू घर में है। फिर किताब अलमारी में है, मतलब किताब अलमारी के अंदर है। तो यहाँ पे अंदर रहने का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए हमने में का प्रयोग किया है, में विभक्ति का प्रयोग किया है। अब ऊपर रहने का भाव देखिए, किताब मेज पर रखी है या मेज पर है, तब हमने पर का यूज किया है। जैसे कि मेज के ऊपर किताब है, इसीलिए पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे फर्श पर कालीन बिछा है, यानी कि फर्श पर कारपेट बिछा है, तो फर्श के ऊपर कारपेट बिछा है। तो ऐसे ही मैं और पर विभक्ति का प्रयोग कर कर आप 5-5 वाक्य लिख सकते हो। तो ये थे कारक के प्रकार और उनमें विभक्ति कैसे प्रयोग में लाना है और इन वाक्यों में कौन सा कारक है आप कैसे समझोगे, ये यहाँ पे बताया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश का शीर्षक देकर सार लिखो। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी सार लेखन होता क्या है। सार लेखन यानी कोई अनुच्छेद आपको दिया जाएगा और उसके कुछ मुख्य भावों को आप अपने शब्दों में या इस अनुच्छेद को आप पढ़कर अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, उसे हम सार लेखन कहते हैं। तो इसमें कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप सार लेखन का शीर्षक देंगे, यानी कोई जैसे कि यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया गया है, सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे
और इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इसका शीर्षक आपको देना पड़ेगा। जब आप कोई भी गद्यांश का सार लिखते हैं या कोई भी अनुच्छेद का सार लिखते हैं, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसका शीर्षक लिखना है। अगर आप शीर्षक नहीं दोगे तो वो सार लेखन अधूरा रह जाएगा। उसके बाद उनमें जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको हाईलाइट करना है और उसको अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, आइए उसको पढ़ते हैं। उसके बाद इसका सार लेखन लिखेंगे या अपने शब्दों में इसको लिखेंगे और इसका शीर्षक भी देंगे। मानव जीवन में खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थान है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन है। जिस बालक का मन अन्य कहीं नहीं लगता, उसका मन भी खेलकूद में खूब लगता है। खेलने से चिंता दूर होती है, उत्साह बढ़ता है तथा तन मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। इससे शरीर में चुस्ती आती है और कार्य क्षमता बढ़ती है। अनेक ऐसे गुण हैं जो खेलों में भाग लेने से अपने आप ही आ जाते हैं। अनुशासन, सहयोग आदि ऐसे ही गुण हैं। आजकल नौकरियों में भी अच्छे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। खेलों से राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध बन रहे हैं। ये राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायक हो रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ जो हमने अनुच्छेद दिया गया है उसे पढ़ा हमने। पढ़ने के बाद इसमें आपको समझ में आया होगा किस चीज़ के बारे में यहाँ पे ज़्यादा करके बोला गया है या ये अनुच्छेद किसके बारे में है। तो ये अनुच्छेद बच्चों किसके बारे में है बताओ? खेलकूद के बारे में। यहाँ पे जितना जो भी कुछ कहा गया है सब खेलकूद के बारे में ही बोला गया है। तो आप यहाँ पे शीर्षक दे सकते हो, इसका शीर्षक दे सकते हो खेलकूद का महत्व, और लिख सकते हो, शीर्षक दे सकते हो खेलकूद का महत्व। फिर बोल सकते हो कि मानव जीवन में खेलकूद का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मानव जीवन में खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। खेलने से चिंता दूर होती है, उत्साह बढ़ जाता है और हमारा तन मन प्रसन्न रहता है और शरीर में एक स्फूर्ति आती है जिससे हमें काम करने का एक अलग ही जोश रहता है। और इससे हम खेलकूद से हम अनुशासन और सहयोग आदि जैसे गुण सीख सकते हैं। और आजकल नौकरियों में भी अच्छे खिलाड़ियों का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस तरह आप इस गद्यांश का सार लिख सकते हैं। सबसे पहले सार लिखने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है या अनुच्छेद को पढ़ना है। उसके बाद उसका क्या शीर्षक हो सकता है आपको वो सोचना है। उसके बाद उन गद्यांश को पढ़कर आपने क्या समझा अपने शब्दों में उसे संक्षिप्त रूप से लिखना है। तो ये था सार लेखन। तो इतना ही था आज के भाषा अध्ययन में। उम्मीद है आपको समझ में आया है। इस पाठ के भाषा अध्ययन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।